नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। उच्चारण सहायता सूचना गुजराती नरेंद्र दामोदरदासा मोदी। जन्म भारांग भाद्रपद 26 1872 ग्रेगोरी कैलेंडर सितंबर 17 1950 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सदस्य हैं। सामान्य तथ्य ये लेख इसका एक भाग है। नरेंद्र मोदी। सामान्य तथ्य नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 वर्ष की आयु में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 1970 वे गुजरात लौटे, उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे गए। गुजरात भूकंप 2001 भुज में भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण श्री नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। श्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया है। इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल एसआईटी को अभियोजन पक्ष की कार्यवाही आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त श्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृहराज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के समर्थक दलों यानी राजग को कुल 352 सीटें प्राप्त हुई। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा को रद्द कर दिया। उनके प्रशासन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भी पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिष्कारवादी सामाजिक एजेंडे के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक बैकस्लेडिंग का अनुभव किया है। निजी जीवन नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वो पैदा हुए 6 बच्चों में तीसरे थे। मोदी का परिवार मोदघांची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वो पूर्णतः शाकाहारी हैं।
भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने तरुण काल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवावस्था में वो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वड़ंगा में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का भी हाथ बटाया। बड़नगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उसकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उसकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी थी। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वह मात्र 17 वर्ष के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी, जबकि नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है, उन दोनों की शादी जरूर हुई परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ बरसों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा ही हो गया। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। नरेंद्र मोदी के मुताबिक एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार व बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। हालांकि नरेंद्र मोदी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जसोदाबेन को अपनी पत्नी स्वीकार किया है। प्रारंभिक सक्रियता और राजनीति। एक वयस्क के रूप में मोदी की पहली ज्ञात राजनीतिक गतिविधि 1971 में थी जब वे अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में दिल्ली में भारतीय जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए ताकि युद्ध के मैदान में प्रवेश किया जा सके। लेकिन इंदिरा गांधी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने मुक्तिवाहिनी को खुला समर्थन नहीं दिया और मोदी को थोड़े समय के लिए तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। नरेंद्र जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की ही रणनीति थी। अप्रैल 1990 में जब केंद्र में मिली जुली सरकारों का दौर शुरू हुआ, मोदी की मेहनत रंग लाई जब गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली। इसी दौरान 2 राष्ट्रीय घटनाएं और इस देश में घटी। पहली घटना थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा जिसमें आडवाणी के प्रमुख सारथी की भूमिका में नरेंद्र का मुख्य सहयोग रहा। इसी प्रकार कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर तक की मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा भी नरेंद्र मोदी की ही देखरेख में आयोजित हुई। इसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया। 1995 में राष्ट्रीय मंत्री के नाते उन्हें 5 प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन का काम दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 1998 में उन्हें पदोन्नत करके राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का उत्तरदायित्व दिया गया। इस पद पर वह अक्टूबर 2001 तक काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2001 में केशुभाई पटेल, तत्कालीन मुख्यमंत्री, की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीट हार रही थी। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को नए उम्मीदवार के रूप में रखते हैं। हालांकि भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी मोदी के सरकार चलाने के अनुभव की कमी के कारण चिंतित थे। मोदी ने पटेल के उप मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और आडवाणी व अटल बिहारी वाजपेयी से बोले कि यदि गुजरात की जिम्मेदारी देनी है तो पूरी दे अन्यथा न दे। 3 अक्टूबर 2001 को ये केशुभाई पटेल के जगह गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही उन पर दिसंबर 2002 में होने वाले चुनाव की पूरी जिम्मेदारी भी थी। 2001-02
नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को 14,728 मतों से हराया था। नरेंद्र मोदी अपनी विशिष्ट जीवन शैली के लिए समूचे राजनीतिक हलकों में जाने जाते हैं। उनके व्यक्तिगत स्टाफ में केवल 3 ही लोग रहते हैं, कोई भारी भरकम अमला नहीं होता। लेकिन कर्मयोगी की तरह जीवन जीने वाले मोदी के स्वभाव से सभी परिचित हैं, इस नाते उन्हें अपने कामकाज को अमली जामा पहनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। उन्होंने गुजरात में कई ऐसे हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त करवाने में कभी कोई कोताही नहीं बरती जो सरकारी कानून कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का कोपभाजन भी बनना पड़ा, परंतु उन्होंने इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं की, जो उन्हें उचित लगा करते रहे। वे एक लोकप्रिय वक्ता हैं, जिन्हें सुनने के लिए बहुत भारी संख्या में श्रोता आज भी पहुंचते हैं। कुर्ता पायजामा व सदरी के अतिरिक्त वे कभी कभार सूट भी पहन लेते हैं। अपनी मातृभाषा गुजराती के अतिरिक्त वह हिंदी में ही बोलते हैं। मोदी के नेतृत्व में 2012 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। भाजपा को इस बार 115 सीटें मिली। गुजरात के विकास की योजनाएं। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की व उन्हें क्रियान्वित कराया, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पंचामृत योजना, राज्य के एकीकृत विकास की पंचायामी योजना। सुजलाम सुफलाम, राज्य में जल स्रोतों का उचित व समेकित उपयोग, जिससे जल की बर्बादी को रोका जा सके। कृषि महोत्सव, उपजाऊ भूमि के लिए शोध प्रयोगशालाएं। चिरंजीवी योजना, नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी लाने हेतु। मातृ वंदना, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु। बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या व लिंगानुपात पर अंकुश हेतु। ज्योतिग्राम योजना, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने हेतु। कर्मयोगी अभियान, सरकारी कर्मचारियों में अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा जगाने हेतु। कन्या कलावाणी योजना, महिला साक्षरता व शिक्षा के प्रति जागरूकता। बाल भोग योजना, निर्धन छात्रों को विद्यालय में दोपहर का भोजन। मोदी का वनबंधु विकास कार्यक्रम। उपरोक्त विकास योजनाओं के अतिरिक्त मोदी ने आदिवासी व वनवासी क्षेत्र के विकास हेतु गुजरात राज्य में वनबंधु विकास हेतु एक अन्य 10 सूत्री कार्यक्रम भी चला रखा है, जिसके सभी 10 सूत्र निम्नवत है। 1. 5 लाख परिवारों को रोजगार। 2. उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता। 3. आर्थिक विकास। 4. स्वास्थ्य। 5. आवास। 6. साफ स्वच्छ पेयजल। 7. सिंचाई। 8. समग्र विद्युतीकरण। 9. प्रत्येक मौसम में सड़क मार्ग की उपलब्धता। 10. शहरी विकास। श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियों का भारत में संरक्षण। नरेंद्र मोदी ने प्रखर देशभक्त एवं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा व उनकी पत्नी भानुमति की अस्थियों को भारत की स्वतंत्रता के 55 वर्ष बाद 22 अगस्त 2003 को स्विस सरकार से अनुरोध करके जिनेवा से स्वदेश वापस मंगाया और मांडवी श्यामजी के जन्म स्थान में क्रांति तीर्थ के नाम से एक पर्यटन स्थल बनाकर उसमें उनकी स्मृति को संरक्षण प्रदान किया। मोदी द्वारा 13 दिसंबर 2010 को राष्ट्र को समर्पित इस क्रांति तीर्थ को देखने दूर दूर से पर्यटक गुजरात आते हैं। गुजरात सरकार का पर्यटन विभाग इसकी देखरेख करता है। विचार। आतंकवाद। 18 जुलाई 2006 को मोदी ने एक भाषण में आतंकवाद निरोधक अधिनियम जैसे आतंकवाद विरोधी विधान लाने के विरुद्ध उनकी अनिच्छा को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना की। मुंबई की उपनगरीय रेलों में हुए बम विस्फोटों के मद्देनजर उन्होंने केंद्र सरकार से राज्यों को सख्त कानून लागू करने के लिए सशक्त करने की मांग की। उनके शब्दों में, आतंकवाद युद्ध से भी बदतर है। एक आतंकवादी के कोई नियम नहीं होते। एक आतंकवादी तय करता है कि कब, कैसे, कहां और किसको मारना है। भारत ने युद्धों की तुलना में आतंकी हमलों में अधिक लोगों को खोया है। नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर कहा था कि यदि भाजपा केंद्र में सत्ता में आई तो वह सन 2004 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के निर्णय का सम्मान करेगी। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अफजल को 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के लिए दोषी ठहराया था एवं 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में उसे फांसी पर लटकाया गया। मुसलमान। यद्यपि मुसलमानों के बीच एक लोकप्रिय चेहरा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी मुसलमानों के विकास में रुचि रखते हैं। कई मुस्लिम नेताओं और विद्वानों ने 2002 के गुजरात दंगों और उनकी चरम हिंदुत्ववादी सोच में उनकी कथित भूमिका के कारण नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। हालांकि जफर सरेशवाला जैसे कई मुस्लिम नेताओं ने उनकी और उनकी नीतियों का समर्थन किया। वह अक्सर मुसलमानों के समग्र अभिन्न विकास के बारे में बात करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था,
मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। विवाद एवं आलोचनाएं। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से पुनः गुजरात लौटकर आ रहे कारसेवकों को गोधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में मुसलमानों की हिंसक भीड़ द्वारा आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। इस हादसे में 59 कारसेवकों की दर्दनाक रूप से मृत्यु हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। मरने वाले 1180 लोगों में अधिकांश संख्या अल्पसंख्यकों की थी। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया। कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। मोदी ने गुजरात की 10वीं विधानसभा भंग करने की संस्तुति करते हुए राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राज्य में दोबारा चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 127 सीटों पर जीत हासिल की। अप्रैल 2009 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल भेजकर यह जानना चाहा कि कहीं गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी की साजिश तो नहीं। यह विशेष जांच दल दंगों में मारे गए कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की शिकायत पर भेजा गया था। दिसंबर 2010 में उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी की रिपोर्ट पर यह फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उसके बाद फरवरी 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह आरोप लगाया कि रिपोर्ट में कुछ तथ्य जानबूझकर छिपाए गए हैं और सबूतों के अभाव में नरेंद्र मोदी को अपराध से मुक्त नहीं किया जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस ने भी ये लिखा कि रिपोर्ट में मोदी के विरुद्ध साक्ष्य न मिलने की बात भले ही की हो किंतु अपराध से मुक्त तो नहीं किया। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इतनी भयंकर त्रासदी पर पानी फेरा अपितु प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न गुजरात के दंगों में मुस्लिम उग्रवादियों के मारे जाने को भी उचित ठहराया। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि एसआईटी की रिपोर्ट को लीक करके उसे प्रकाशित करवाने के पीछे सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक स्वार्थ है। इसकी भी उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई फैसला दिए अहमदाबाद के ही एक मजिस्ट्रेट को इसकी निष्पक्ष जांच करके अविलंब अपना निर्णय देने को कहा। अप्रैल 2012 में एक अन्य विशेष जांच दल ने फिर ये बात दोहराई कि यह बात तो सच है कि ये दंगे भीषण थे परंतु नरेंद्र मोदी का इन दंगों में कोई भी प्रत्यक्ष हाथ नहीं। 7 मई 2012 को उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जज राजू रामचंद्रन ने ये रिपोर्ट पेश की कि गुजरात के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153(1) क व ख 153(b)(1) 166 तथा 505(2) के अंतर्गत विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य की भावना फैलाने के अपराध में दंडित किया जा सकता है। हालांकि रामचंद्रन की इस रिपोर्ट पर विशेष जांच दल S0I030 ने आलोचना करते हुए इसे दुर्भावना व पूर्वाग्रह से परिपूर्ण एक दस्तावेज बताया। 26 जुलाई 2012 को नई दुनिया के संपादक शाहिद सिद्दीकी को दिए गए एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा, 2004 में मैं पहले भी कह चुका हूं, 2002 के सांप्रदायिक दंगों के लिए मैं क्यों माफी मांगूं? यदि मेरी सरकार ने ऐसा किया है तो उसके लिए मुझे सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नई दुनिया से फिर कहा, अगर मोदी ने अपराध किया है तो उसे फांसी पर लटका दो। लेकिन यदि मुझे राजनीतिक मजबूरी के चलते अपराधी कहा जाता है तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यह कोई पहली बार नहीं है जब मोदी ने अपने बचाव में ऐसा कहा हो। वे इसके पहले भी ये तर्क देते रहे हैं कि गुजरात में और कब तक गुजरे जमाने को लिए बैठे रहोगे। ये क्यों नहीं देखते कि पिछले एक दशक में गुजरात ने कितनी तरक्की की। इससे मुस्लिम समुदाय को भी तो फायदा पहुंचा है। लेकिन जब केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया, पिछले 12 वर्षों में यदि एक बार भी गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आप उन्हें कैसे अपराधी ठहरा सकते हैं? उन्हें कौन फांसी देने जा रहा है? बाबरी मस्जिद के लिए पिछले 45 सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे 92 वर्षीय मोहम्मद हाशिम अंसारी के मुताबिक भाजपा में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रांत गुजरात में सभी मुसलमान खुशहाल और समृद्ध है, जबकि इसके उलट कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों में मोदी का भय पैदा करती रहती है। सितंबर 2014 की भारत यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने कहा कि नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि वो उस समय मात्र एक पीठासीन अधिकारी थे जो अनगिनत जांचों में पाक साफ साबित हो चुके हैं। कमजोर अर्थव्यवस्था। नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छी आर्थिक वृद्धि के लिए जानी जाती है, लेकिन 2018 से जीएसटी और 2017 के विमुद्रीकरण जैसे कदमों के कारण मोदी सरकार के अधीन अर्थव्यवस्था कम रही है।
2014 लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गोवा में भाजपा कार्य समिति द्वारा नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान की कमान सौंपी गई थी। 13 सितंबर 2013 को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इस अवसर पर पार्टी के शीर्षस्थ नेता लालकृष्ण आडवाणी मौजूद नहीं रहे और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की। मोदी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद चुनाव अभियान की कमान राजनाथ सिंह को सौंप दी। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मोदी की पहली रैली हरियाणा प्रांत के रेवाड़ी शहर में हुई। एक सांसद प्रत्याशी के रूप में उन्होंने देश की 2 लोकसभा सीटों वाराणसी तथा वडोदरा से चुनाव लड़ा और दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से भारी मतों से विजयी हुए। लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी की स्थिति न्यूज एजेंसीज व पत्रिकाओं द्वारा किए गए 3 प्रमुख सर्वेक्षणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद बताया था। एसी वोटर पोल सर्वे के अनुसार नरेंद्र मोदी को पीएम पद का प्रत्याशी घोषित करने से एनडीए के वोट प्रतिशत में 5% के इजाफे के साथ 179 से 220 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई। सितंबर 2013 में नीलसन होल्डिंग और इकोनॉमिक टाइम्स ने जो परिणाम प्रकाशित किए थे उनमें शामिल शीर्षस्थ 100 भारतीय कारपोरेट्स में से 74 कारपोरेट्स ने नरेंद्र मोदी तथा 7 ने राहुल गांधी को बेहतर प्रधानमंत्री बतलाया था। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन मोदी को बेहतर प्रधानमंत्री नहीं मानते, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। उनके विचार से मुस्लिमों में उनकी स्वीकार्यता संदिग्ध हो सकती है, जबकि जगदीश भगवती और अरविंद पांगड़िया को मोदी का अर्थशास्त्र बेहतर लगता है। योग गुरु स्वामी रामदेव व मुरारी बापू जैसे कथावाचक ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। पार्टी की ओर से पीएम प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। इस दौरान 3 लाख किलोमीटर की यात्रा कर पूरे देश में 437 बड़ी चुनावी रैलियां, 3 सभाएं व चाय पर चर्चा आदि को मिलाकर कुल 5,827 कार्यक्रम किए। चुनाव अभियान की शुरुआत उन्होंने 26 मार्च 2014 को मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद के साथ जम्मू से की और समापन मंगल पांडे की जन्मभूमि बलिया में किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की जनता ने एक अद्भुत चुनाव प्रचार देखा। यही नहीं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनावों में अभूतपूर्व सफलता भी प्राप्त की। परिणाम: चुनाव में जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 336 सीटें जीतकर सबसे बड़े संसदीय दल के रूप में उभरा, वहीं अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटों पर विजय प्राप्त की। कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट कर रह गई और उसके गठबंधन को केवल 59 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो सन 2001 से 2014 तक लगभग 13 साल गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री रहे और भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष के चुनाव हेतु विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक दल ने कुल लोकसभा सीटों के 10% का आंकड़ा ही नहीं छुआ। भाजपा संसदीय दल के नेता निर्वाचित 20 मई 2014 को संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित भाजपा संसदीय दल एवं सहयोगी दलों की एक संयुक्त बैठक में जब लोग प्रवेश कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने प्रवेश करने से पूर्व संसद भवन को ठीक वैसे ही जमीन पर झुककर प्रणाम किया जैसे किसी पवित्र मंदिर में श्रद्धालु प्रणाम करते हैं। संसद भवन के इतिहास में उन्होंने ऐसा करके समस्त सांसदों के लिए उदाहरण पेश किया। बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से न केवल भाजपा संसदीय दल अपितु एनडीए का भी नेता चुना गया। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को भारत का 15वां प्रधानमंत्री नियुक्त करते हुए इस आशय का विधिवत पत्र सौंपा। नरेंद्र मोदी ने सोमवार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वडोदरा सीट का त्याग: नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक अंतर से जीती गुजरात की वडोदरा सीट से इस्तीफा देकर संसद में उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया और यह घोषणा की कि वह गंगा की सेवा के साथ इस प्राचीन नगरी का विकास करेंगे। पहला प्रधानमंत्री कार्यकाल, प्रथम शपथ ग्रहण समारोह। मुख्य लेख: नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह। नरेंद्र मोदी का 26 मई 2014 से भारत के 15वें प्रधानमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण के पश्चात प्रारंभ हुआ। मोदी के साथ 45 अन्य मंत्रियों ने भी समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 46 में से 36 मंत्रियों ने हिंदी में जबकि 10 ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की। समारोह में विभिन्न राज्यों और राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों सहित दक्षेश देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। इस घटना को भारतीय राजनीति की राजनयिक कूटनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।
दक्षिण देशों के जिन प्रमुखों ने समारोह में भाग लिया उनके नाम इस प्रकार हैं। अफगानिस्तान, राष्ट्रपति हामिद करजई। बांग्लादेश, संसद की अध्यक्ष शिरीन शर्मिन चौधरी। भूटान, प्रधानमंत्री शेरिंग तबगे। मालदीव, राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम। मॉरिशस, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम। नेपाल, प्रधानमंत्री सुशील कोइराला। पाकिस्तान, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। श्रीलंका, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रमुक और राजग का घटक दल मरूमलाची द्रविड़ मुनेत्र कचगम (MDM) के नेताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार के श्रीलंकाई प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने के फैसले की आलोचना की। MDM के प्रमुख वाइको ने मोदी से मुलाकात की और निमंत्रण का निर्णय बदलवाने का प्रयास की, जबकि कांग्रेस नेता भी MDM के और अन्ना द्रमुक आमंत्रण का विरोध कर रहे थे। श्रीलंका और पाकिस्तान ने भारतीय मछुआरों को रिहा किया। मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित देशों के इस कदम का स्वागत किया। इस समारोह में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। इनमें से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कांग्रेस और केरल के मुख्यमंत्री उम्मन चांडी कांग्रेस ने भाग लेने से मना कर दिया। भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने वाली तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने समारोह में भाग न लेने का निर्णय लिया, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी जगह मुकुल रॉय और अमित मिश्रा को भेजने का निर्णय लिया। वडोदरा के एक चाय विक्रेता किरण महिदा, जिन्होंने मोदी की उम्मीदवारी प्रस्तावित की थी, को भी समारोह में आमंत्रित किया गया। अलबत्ता मोदी की मां हीराबेन और अन्य 3 भाई समारोह में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने घर में ही टीवी पर लाइव कार्यक्रम देखा। मंत्रिमंडल मुख्य लेख। प्रथम मोदी मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नृपेंद्र मिश्रा को अपने प्रधान सचिव और अजीत डोभाल को कार्यालय में अपने पहले सप्ताह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने IAS अधिकारी AK शर्मा और भारतीय वन सेवा अधिकारी भारत लाल प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। दोनों अधिकारी मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात में मोदी की सरकार का हिस्सा थे। 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मौजूदा मंत्रियों के समूह (GUMS) और मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (EGOMS) को समाप्त कर दिया। PMO के एक बयान में बताया गया है, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा और प्रणाली में अधिक जवाबदेही की शुरुआत करेगा। मंत्रालय और विभाग अब EGOM और GOMS के समक्ष लंबित मुद्दों पर कार्रवाई करेंगे और मंत्रालयों के स्तर पर उचित निर्णय लेंगे। विभागों को ही UPA2 सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 68 GOM और 14 EGOM की स्थापना की थी, जिनमें से 9 EGOM और 21 GOM को नई सरकार द्वारा विरासत में मिली थी। भारतीय मीडिया द्वारा इस कदम को न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की मोदी की नीति के साथ संरेखण में बताया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि GOMS और AGOMS पिछली UPA सरकार के दौरान एक प्रतीक और नीतिगत पक्षाघात का एक साधन बन गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने नई सरकार के फैसले को निर्णय लेने में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकार को बहाल करने और मंत्रिस्तरीय योग्यता सुनिश्चित करने के लिए एक कदम के रूप में वर्णित किया। ग्रामीण विकास, पंचायती राज के प्रभारी और पेयजल और स्वच्छता विभागों के नए नियुक्त कैबिनेट मंत्री गोपीनाथ मुंडे की 3 जून 2014 को दिल्ली में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन के प्रभारी हैं, 4 जून को मुंडे के पोर्टफोलियो की देखभाल के लिए राजमार्गों और शिपिंग को सौंपा गया था। 10 जून 2014 को सरकार को नीचा दिखाने के लिए एक अन्य कदम में मोदी ने मंत्रिमंडल की 4 स्थायी समितियों को समाप्त कर दिया। उन्होंने 5 महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया। इनमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) शामिल है, जो सभी उच्च स्तरीय रक्षा और सुरक्षा मामलों को संभालती है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC, जो राष्ट्रपति को सभी वरिष्ठ नौकरशाही नियुक्तियों और पोस्टिंग की सिफारिश करती है। कैबिनेट कमेटी ऑन पुलिस अफेयर्स (CCPA), जो एक प्रकार की छोटी कैबिनेट और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 24 मई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफे स्वीकार कर लिए और मंत्रिपरिषद से अनुरोध किया कि वे नई सरकार के पद संभालने तक जारी रहें। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपाय भ्रष्टाचार से संबंधित विशेष जांच दल (SIT) की स्थापना। योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा। समस्त भारतीयों के अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ। रक्षा उत्पादन क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति।
45% का कर देकर काला धन घोषित करने की छूट। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति। रेल बजट प्रस्तुत करने की प्रथा की समाप्ति। काले धन तथा समांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए 8 नवंबर 2016 से 500 तथा 1000 के प्रचलित नोटों को अमान्य करना। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध शपथ ग्रहण समारोह में समस्त दिग्गज देशों को आमंत्रण। सर्वप्रथम विदेश यात्रा के लिए भूटान का चयन। ब्रिक्स सम्मेलन में नए विकास बैंक की स्थापना। नेपाल यात्रा में पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा। अमेरिका व चीन से पहले जापान की यात्रा। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग थलग करने में सफल। जुलाई 2017 में इजराइल की यात्रा। इजराइल के साथ संबंधों में नए युग का आरंभ। सूचना प्रौद्योगिकी मुख्य लेख। डिजिटल भारत डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करके और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने या देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए। इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। डिजिटल इंडिया में 3 मुख्य घटक होते हैं: सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मुख्य लेख। स्वच्छ भारत अभियान। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। उसके बाद पिछले 4.5 वर्षों में मोदी सरकार ने कई ऐसी पहलें की जिनकी जनता के बीच खूब चर्चा रही। स्वच्छता भारत अभियान भी ऐसी ही पहलों में से एक है। सरकार ने जागरूकता अभियान के तहत लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करने की दिशा में कदम उठाए। देश को खुले में शौच मुक्त करने के लिए भी अभियान के तहत प्रचार किया। साथ ही देश भर में शौचालयों का निर्माण भी कराया गया। सरकार ने देश में साफ सफाई के खर्च को बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत चुंगी सेस की भी शुरुआत की। स्वच्छ भारत मिशन का प्रतीक गांधी जी का चश्मा रखा गया और साथ में एक कदम स्वच्छता की ओर टैग लाइन भी रखी गई। स्वच्छ भारत अभियान के सफल कार्यान्वयन हेतु भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इस अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष में स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है ताकि बापू की 150वीं जयंती को इस लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में मनाया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान सफाई करने की दिशा में प्रतिवर्ष 100 घंटे के श्रमदान के लिए लोगों को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने मृदुला सिन्हा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, शशि थरूर, अनिल अंबानी, कमल हसन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम जैसी 9 नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया कि वे भी स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें। लोगों से कहा गया कि वे सफाई अभियानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करें और अन्य 9 लोगों को भी अपने साथ जोड़ें ताकि यह एक श्रृंखला बन जाए। आम जनता को भी सोशल मीडिया पर हैशटैग माईक्लीनइंडिया लिखकर अपने सहयोग को साझा करने के लिए कहा गया। एक कदम स्वच्छता की ओर। मोदी सरकार ने एक ऐसा रचनात्मक और सहयोगात्मक मंच प्रदान किया है जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की सफलता सुनिश्चित करता है। यह मंच प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों और संगठनों के अभियान संबंधी प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति, सरकारी संस्था या निजी संगठन अभियान में भाग ले सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके दैनिक कार्यों में से कुछ घंटे निकालकर भारत में स्वच्छता संबंधी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्वच्छता ही सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2018 को स्वच्छता ही सेवा अभियान आरंभ किया और जनमानस को इससे जुड़ने का आग्रह किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 जयंती वर्ष के औपचारिक शुरुआत से पहले 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले मोदी ने समाज के विभिन्न वर्गों के करीब 2000 लोगों को पत्र लिखकर इस सफाई अभियान का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया ताकि इस अभियान को सफल बनाया जा सके। रक्षा नीति। भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने एवं उनका विस्तार करने के लिए मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने रक्षा पर खर्च को बढ़ा दिया है। सन 2015 में रक्षा बजट 11% बढ़ा दिया गया। सितंबर 2015 में उनकी सरकार ने समान रैंक समान पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन की बहुत लंबे समय से की जा रही मांग को स्वीकार कर लिया। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के नागा विद्रोहियों के साथ शांति समझौता किया जिससे 1950 के दशक से चला आ रहा नागा समस्या का समाधान निकल सके। 29 सितंबर 2016 को नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक। सीमा पर चीन की मनमानी का कड़ा विरोध और प्रतिकार।
डोकलाम विवाद 2017 देखें। 26 फरवरी 2019 को मोदी पाकिस्तान में बालाकोट आतंकवादी शिविर में हवाई हमले को अधिकृत करता है। घरेलू नीति, हजारों एनजीओ का पंजीकरण रद्द करना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय न मानना, 3 बार तलाक कहकर तलाक देने के विरुद्ध निर्णय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर लगाम। आमजन से जुड़ने की मोदी की पहल, देश की आम जनता की बात जाने और उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी ने लोगों के विचारों को जानने की कोशिश की और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न योजनाओं से जुड़ने की अपील की। अन्य 70 वर्ष से अधिक उम्र के सांसदों एवं विधायकों को मंत्री पद न देने का कड़ा निर्णय। 2019 लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार 13 अक्टूबर 2018 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया था। पार्टी के मुख्य प्रचारक भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह थे। मोदी ने आम चुनाव से पहले मैं भी चौकीदार हूं अभियान की शुरुआत की। वर्ष 2018 में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे के मामले को लेकर एनडीए से अलग पार्टी का दूसरा, तेलुगु देशम पार्टी का विभाजन हो गया। नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पहले प्रीमियम में किए गए विकास और शानदार काम को देखते हुए उन्हें 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार और मुख्य चेहरे के रूप में फिर से घोषित किया गया था। लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी की स्थिति पूरे 2019 के चुनाव अभियान में नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के एकमात्र चेहरे के रूप में चित्रित किया। इसके कारण चुनाव को लोकतंत्र में टकराव के रूप में देखा गया और इसे एकदलीय प्रणाली का भोर कहा गया। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए कोई मजबूत चेहरा भी नहीं था। कई हिंदू नेताओं और संतों ने अपने हिंदुत्व के आदर्शों के कारण अपने अनुयायियों से नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया। कई बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेताओं जैसे विवेक ओबरॉय, कंगना रनौत, हंसराज हंस, अनुपम खेर, पायल रोहतगी और अन्य ने भी लोगों से आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया। अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह सहित बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों और अन्य लोगों ने भारत में धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए जनता से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा। देश में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के कारण मुसलमानों और ईसाइयों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता पर विपक्ष ने भी मोदी की आलोचना की। मोदी ने रक्षा की बात की और राष्ट्र सुरक्षा को चुनाव प्रचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक के रूप में देखा गया। खासकर पुलवामा हमले के बाद और बालाकोट हवाई हमले के जवाबी हमले को मोदी प्रशासन की उपलब्धि के रूप में गिना गया। परिणाम, मोदी ने वाराणसी से उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को हराकर सीट जीती, जिन्होंने सपा बसपा गठबंधन को 479-505 मतों के अंतर से हराया। गठबंधन के बाद दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद मोदी को दूसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अकेले भाजपा के साथ 303 सीटें जीतकर लोकसभा में 353 सीटें हासिल की। प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल। मुख्य लेख, दूसरी पारी। दूसरा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्य लेख, नरेंद्र मोदी का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय नेता नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद अपना कार्यकाल शुरू किया। मोदी के साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस समारोह को मीडिया द्वारा सभी बिम्स्टेक देशों के प्रमुखों द्वारा भाग लेने के लिए किसी भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए नोट किया गया था। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 8 विदेशी नेता शामिल हुए। बांग्लादेश, अब्दुल हमीद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने पीएम शेख हसीना की ओर से इस समारोह में भाग लिया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के महत्व को दोहराया। भूटान की ओर से समारोह में प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने भाग लिया। फ्लैग ऑफ किर्गिज़स्तान। किर्गिज गणराज्य से राष्ट्रपति और अतिथि के रूप में राष्ट्रपति सोरोनबे जेनेबेकोव नेता ने एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए मोदी को अपना निमंत्रण दोहराया, जो कि किर्गिस्तान में होने वाला है। मॉरिशस के अतिथि के रूप में पीएम प्रवीण जुगनौथ। म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट ने राज्य काउंसिलर दाव आंग सान सूकी की ओर से इस समारोह में भाग लिया, जो यूरोप की यात्रा पर थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने म्यांमार को भारत की अधिनियम पूर्व नीति का स्तंभ बताया। नेपाल। इस समारोह में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भाग लिया। ओली ने राष्ट्रपति भंडारी द्वारा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिए गए निमंत्रण को स्वीकार किया।
थाईलैंड, विशेष दूत ग्रिस्दा बुनराच ने थाईलैंड से एक प्रतिनिधि और अतिथि के रूप में समारोह में भाग लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने इस समारोह में भाग लिया और जून में नरेंद्र मोदी को श्रीलंका की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। ये यात्रा 7 से 9 जून के बीच निर्धारित की गई थी। सभी भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रितों के बीच सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी समारोह में शामिल नहीं हो पाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्रियों सहित विभिन्न विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया था। कई भारतीय व्यापारियों, खिलाड़ियों और फिल्म कलाकारों ने भी आमंत्रित मेहमानों की सूची में जगह बनाई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी द्वारा कथित हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों को भी समारोह में आमंत्रित किया गया था। सभी प्रमुख धर्मों से संबंधित कई धार्मिक नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। दूसरा कैबिनेट मुख्य लेख, द्वितीय मोदी मंत्रिमंडल भारत गणराज्य का 22वां मंत्रालय नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है, जिसका गठन 2019 के आम चुनाव के बाद किया गया था, जो 2019 में 7 चरणों में हुआ था। चुनाव के परिणाम 23 मई 2019 को घोषित किए गए थे। इसने 17वीं लोकसभा का गठन किया। रायसीना हिल में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में बिम्स्टेक देशों के प्रमुखों को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उनकी दूसरी कैबिनेट में 54 मंत्री शामिल थे और वर्तमान में 51 मंत्री हैं। इससे पहले अरविंद सावंत भी कैबिनेट में थे, लेकिन गठबंधन से शिवसेना के टूटने के कारण इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्री शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने भी किसान बिल विरोध के कारण गठबंधन छोड़ दिया था। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हो गया और बाद में उनके बेटे चिराग पासवान ने जदयू के साथ खराब संबंध के कारण गठबंधन छोड़ दिया। पुस्तकें मुख्य लेख, नरेंद्र मोदी की पुस्तकों की सूची। व्यक्तिगत जीवन और छवि मुख्य लेख, नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक छवि। सार्वजनिक छवि घांची परंपरा के अनुसार मोदी की शादी उनके माता पिता ने तब की थी जब वो एक बच्चे थे। वो 13 साल की उम्र में जशोदाबेन मोदी से सगाई कर रहे थे। जब वो 18 साल की थी तब उन्होंने उनसे शादी की। उन्होंने 2 साल का समय साथ बिताया और जब मोदी हिंदू आश्रमों की यात्रा सहित 2 साल की यात्रा शुरू कर रहे थे। कथित तौर पर उनकी शादी कभी नहीं हुई थी और उन्होंने इसे गुप्त रखा क्योंकि अन्यथा वह शुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक उपदेशक नहीं बन सकते थे। मोदी ने अपने करियर के अधिकांश समय के लिए अपनी शादी को गुप्त रखा। उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को स्वीकार किया जब उन्होंने 2014 के आम चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। मोदी ने अपनी मां हीराबेन के साथ करीबी रिश्ता कायम रखा। एक शाकाहारी और टैटू टेलर, मोदी की एक मितव्ययी जीवन शैली है और एक कार्यशील और अंतर्मुखी है। गूगल हैंगआउट पर मोदी के 31 अगस्त 2012 के पोस्ट ने उन्हें लाइव चैट पर नागरिकों के साथ बातचीत करने वाला पहला भारतीय राजनीतिज्ञ बना दिया। मोदी को उनके हस्ताक्षर के लिए एक फैशन आइकन भी कहा जाता है, जिनके सिर पर कुरकुरा इस्त्री, आधी बांह का कुर्ता और साथ ही उनके नाम के साथ एक सूट होता है, जो पिनस्ट्रिप में बार बार उभरा होता है, जिसे उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की राज्य यात्रा के दौरान पहना था, जो सार्वजनिक था और मीडिया का ध्यान और आलोचना। मोदी के व्यक्तित्व को विद्वानों और जीवनीकारों ने ऊर्जावान, अभिमानी और करिश्माई के रूप में वर्णित किया है। अनुमोदन रेटिंग मुख्य लेख, नरेंद्र मोदी प्रीमियर पर जनमत सर्वेक्षण। एक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को लगातार उच्च अनुमोदन रेटिंग मिली है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने प्रथम कार्यकाल के पहले वर्ष के अंत में प्यू रिसर्च पोल में उन्होंने 87% की समग्र स्वीकृति रेटिंग प्राप्त की, जिसमें 68% लोगों ने उन्हें बहुत अनुकूल और 93% उनकी सरकार को मंजूरी दी। इंस्टावानी द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी मतदान के अनुसार उनकी स्वीकृति रेटिंग कार्यालय में अपने दूसरे वर्ष के दौरान लगभग 74% पर बनी रही। कार्यालय में अपने दूसरे वर्ष के अंत में एक अद्यतन प्यू रिसर्च पोल से पता चला कि मोदी ने 81% की उच्च समग्र अनुमोदन रेटिंग प्राप्त करना जारी रखा, जिसमें से 57% लोगों ने उन्हें बहुत अनुकूल रेटिंग दी। कार्यालय में अपने तीसरे वर्ष के अंत में एक और प्यू रिसर्च पोल ने मोदी को 88% की समग्र स्वीकृति रेटिंग के साथ दिखाया। उनका उच्चतम अभी तक 69% लोगों ने उन्हें बहुत अनुकूल रूप से रेटिंग दी।
टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा मई 2017 में किए गए एक सर्वेक्षण में 77% उत्तरदाताओं ने मोदी को बहुत अच्छा और अच्छा के रूप में मूल्यांकन किया। 2017 की शुरुआत में प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वेक्षण ने मोदी को भारतीय राजनीति में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में दिखाया। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर नामक साप्ताहिक विश्लेषण में मोदी ने 13 देशों में सभी सरकारी नेताओं के 22 दिसंबर 2020 तक सबसे अधिक शुद्ध अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की थी। 2 सितंबर 2021 को अमेरिकी आंकड़ा परामर्शदाता फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा पूरा किए गए ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा के कई नेताओं पीछे छोड़ दिया है। 70% रेटिंग के साथ वह सर्वोच्च स्थान पर बने हुए हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित दुनिया के कई नेताओं की रेटिंग पीएम मोदी से काफी कम है। सम्मान, अधिक जानकारी। सम्मान, देश। उद्धरण, नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के रूप में हुआ था। उन्होंने दामोदर दास का इस्तेमाल किया। उनके मध्य नाम गुजरातियों के रूप में पिता के नाम को उनके मध्य नाम के रूप में रखने की परंपरा है, लेकिन फिर भी उन्हें व्यापक रूप से नरेंद्र मोदी के रूप में जाना जाता है। बिम्स्टेक में मुख्य रूप से 9 देश हैं, जैसे बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, किर्गिस्तान और म्यांमार। नरेंद्र मोदी के अपनी मां हीराबेन मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं और अक्सर उनसे आशीर्वाद लेते हैं।